आप सभी का डीके क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सोशल साइंस के लेसन नंबर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांस का जो समाज था उस समय क्या हुआ था, फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कितने हिस्सों में बटा हुआ था? 3 हिस्सों में। पहला था प्रथम स्टेट, दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट। ये क्या है? स्टेटों में बटा हुआ था। पहले स्टेट में कौन आते थे? पहले स्टेट में आते थे पादरी वर्ग। पादरी वर्ग कौन होता था? जो चर्चों से संबंधित था, वो क्या थे? पादरी वर्ग। वो चर्च से संबंधित थे, तो वो प्रथम वर्ग, प्रथम स्टेट के थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन होता है? जो अमीर लोग होते हैं, अभिजात वर्ग भी बोलते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो होते हैं कुलीन वर्ग। दूसरे स्टेट में वो आते थे। तीसरे स्टेट में आते थे हमारे, तीसरे स्टेट में फ्रांस के समाज के जो लोग थे वो कौन कौन थे? तो बड़े बड़े व्यवसायी भी थे, व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे जो अदालत में काम करते हैं, वकील थे, किसान और कारीगर थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन किसान, मजदूर और नौकर भी थे। तो तीसरे स्टेट में आपको कुछ लोग तो दिखेंगे अमीर, जैसे बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, लेकिन कुछ एकदम गरीब भी थे, जैसे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर। तो उस समय क्या था? फ्रांसीसी क्रांति की हुई तो फ्रांस का जो समाज था 3 हिस्सों में क्या हो गया था? बट गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरे स्टेट में। पहले स्टेट में पादरी वर्ग आता था जो चर्च से संबंधित था, चर्च में काम वाम करना उनका था। दूसरे वर्ग में अमीर वर्ग आ जाता जो कुलीन वर्ग वो होता है। तीसरे स्टेट में छोटे और बड़े व्यापारी आ जाते, किसान आ जाते हैं, कारीगर आ जाते हैं, मजदूर आ जाते हैं। आइए और आगे जानते हैं अपनी इस वीडियो में। तो कुछ बातें हैं, देखो अब फ्रांसीसी क्रांति है उसके अंदर हमें क्या समझना पड़ेगा। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। 18वीं शताब्दी के दौरान क्या होता? फ्रांसीसी जो समाज था वो 3 वर्ग में बटा था। अभी हमने बताया था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। 3 स्टेटों में क्या होता? बटा हुआ था। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, पादरी वर्ग मतलब जो चर्च में काम करता था वही पादरी वर्ग था। द्वितीय स्टेट में कौन आता था? फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग आता था, मतलब अमीर वर्ग आता था। तीसरे स्टेट में इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमि भीन मजदूर आदि आते थे। इसके अंदर कुछ अमीर भी है और कुछ गरीब भी है। तीसरे स्टेट के लोग हैं। अब क्या था यहाँ पे? लगभग 60% जो जमीन थी फ्रांस की, 60% जमीनों पर किसका हक था? तो कुलीनों का और चर्च के तीसरे स्टेट के अमीरों का। किन किन का था? जो 100% जमीन होती है, मान लो फ्रांस की 100% जमीन है तो उसमें से 60% किसकी थी? कुलीन, मतलब द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट और तीसरे स्टेट के जो अमीर थे, जैसे बड़े व्यवसायिक बोला था, व्यापारी बोला था, कर्मचारी बोले थे अदालत के, तो क्या थे? अमीर। उनका क्या था? कब्जा था। 60% जमीन किनके पास थी? प्रथम, द्वितीय स्टेट और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास। तीसरे स्टेट के से चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर था टाइड। अब देखो यहाँ 2 कर है, एक टाइड है। टाइड क्या होता है? तीसरे स्टेट द्वारा से से लिया जाता था। कौन लेता था ये कर? तो ये कर लेता था चर्च। चर्च लेता था कौन सी स्टेट से? तीसरे स्टेट से लेता था। दूसरा होता टाइल। टाइल क्या होता था? ये सरकार लिया जाता था, सरकार लेता था। ठीक है। अब टाइल और टाइड में क्या अंतर है? जो टाइड है ये आपका धार्मिक कर है, जो कौन लेता था? चर्च लेता था तीसरे स्टेट से। और टाइल क्या है? ये आपका नॉर्मल जो एनुअल जो टैक्स देते हो ना, वैसे सरकार सरकार द्वारा लिया जाता था ये तीसरे स्टेट से। ये दोनों कर सिर्फ तीसरे स्टेट से ही लिए जाते थे। अब क्या है? प्रथम जो 2 है स्टेट, पादरी और कुलीन वर्ग है, जो को लोगों से जन्म से कुछ विशेष अधिकार पड़ते हैं। बताओ, जो इन 2 स्टेट में आते थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग में, मतलब प्रथम और दूसरे स्टेट में जो लोग आते थे उनको जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट, ना तो उन्हें राज्य को कर देना पड़ता था, ना ही धार्मिक कर देना पड़ता था। बताओ, राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते। वहन किए जाते मतलब सारे कर वो ही देते थे। राज्य के जितने भी कर है वो कौन देता था? तृतीय स्टेट देता था। प्रथम और दूसरे स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार था कि वो कोई सा भी कर नहीं देंगे। अब क्या होता है? 1774 में लुई 16 फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन हुआ। अब 1774 में क्या होता है? लुई 16 क्या होता है? फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होता है। वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। अब ये आता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि जो लुई 16 है कौन से राजवंश का था? वो बुर्बो राजवंश का था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। तो लुई 16 का विवाह किससे हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट। तो ये नाम याद कर लेना। राज्य राज्य आरोहण के समय उसका राजकोष खाली था।
अब जब लुई 16 राजा बना था तो उसका राजकोष मतलब जो खजाना होता है वो क्या था, खाली पड़ा था। उसके जो कारण थे उनकी यहाँ चर्चा की गई है। पहला कारण क्या था, लंबे युद्ध के कारण वित्तीय संसाधन का नष्ट होना। जो फ्रांस ने क्या किया था उससे पहले, जब लुई 16 राजा बना उससे पहले क्या चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे, लंबे युद्ध चल रहे थे, जिसके कारण क्या हो गए थे, वित्तीय संसाधन जो थे वो क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। पूर्ववर्ती राजों की शान शौकत पर खर्च, जो इससे लुई 16 से जो पहले राजा थे, पूर्ववर्ती राजा थे जो, वो फिजूल खर्च करते थे, शान शौकत, अपनी राजपाट दिखाते थे कि मैं इतना अमीर हूँ, ये सब दिखाने में क्या करते थे, फिजूल खर्च करते थे शान शौकत के चक्कर में। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। अब क्या हुआ था, जो फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसने ब्रिटेन से खिलाफ करके क्या किया था, अमेरिका को सहायता की थी फ्रांस ने। इसलिए क्या हो रहा था, उसका राजकोष खाली पड़ा था। जनसंख्या भी बढ़ रही थी फ्रांस की, जिससे जीविका संकट आ रहा था। इन सब कारणों से क्या हो गया था, राजकोष खाली था। पहला, युद्ध हो रहे थे, जो फिजूल खर्च किए थे राजाओं ने, अमेरिका की मदद करना ब्रिटेन के खिलाफ जाके, और इनकी खुद की जनसंख्या भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इन कारणों से क्या होता, उसका राजकोष खाली था लुई 16 का। अब क्या है, मध्यम वर्ग मतलब मिडिल वर्ग क्लास क्या है, मध्यम वर्ग जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ये जन्म आधारित विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, जब लुई 16 राजा बनता है तो तीसरे स्टेट के जो ये जो पढ़े लिखे थोड़े समझदार लोग हैं, इन्होंने क्या किया, सवाल उठाने लगे किसके ऊपर, जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को जन्म से अधिकार मिले ना, विशेषाधिकार, उसके खिलाफ उठाने लगे, पूछने लगे ये क्यों। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों को मंजूरी ली जा सके। अब क्या हो रहा है, लुई 16 के ऊपर क्या हो रखा है, कर्ज हो रखा है, क्योंकि फिजूल खर्च हो रखा है, युद्ध के कारण उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। तो उसने क्या किया, अब कर्ज कर्ज चाहिए उसको, कर्ज लेना है, तो लुई 16 ने 5 मई 1789 को क्या किया, एक बैठक बुलाई, कहाँ पर, स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल की क्या की, एक बैठक बुलाई, जिसके अंदर नए करों की क्या लेनी थी, मंजूरी थी, लेनी थी, नए कर की मंजूरी लेनी थी। अब जैसे कि हमें पता है, माफ कीजिए कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई। तो हम कहाँ थे, जो बैठक, बढ़ता कर्ज था, लुई 16 पे क्या हो गया था, कर्ज बढ़ रहा था। अब कर्ज करने के दबाव में क्या हुआ था, लुई 16 ने 5 मई 1789 को क्या किया था, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। स्टेट जनरल की बैठक क्यों बुलाई थी, तो जो नए कर थे, मतलब और नए क्या लाने वाला था, लुई 16 लागू करने वाला था। हमें जैसे कि पहले ही पता है कि प्रथम और जो दूसरा स्टेट है उनको क्या विशेष अधिकार थे कि जन्म से उन्हें कर नहीं देना। तो ये जो तीसरा और कर ला रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं तीसरे स्टेट को देना पड़ता। तो वो वैसे ही बेचारे परेशान थे और क्या करते, नए कर की मंजूरी ली जा रही थी। स्टेट जनरल में मतदान मतदान हुआ, स्टेट के आधार पर क्या हुआ, मतदान हुआ, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेट के आधार पर क्या हो गया, मतदान होना था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। व्यक्ति के आधार पर वोट नहीं हुआ, वहां पे स्टेट के आधार पर वोटिंग हुई। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की क्या करने लगे, मांग करने लगे। अब देखो, जब नया कर लाने की वहां पे लुई 16 ने क्या की, कोशिश की स्टेट जनरल की बैठक में, तो वहां पे ना स्टेट आधारित क्या होता है, इलेक्शन होता है कि कौन से स्टेट को वोट मिल रहे हैं, स्टेट वाइज देते हैं। तो इस बार क्या हुआ, उसने उन लोगों ने क्या बोला कि व्यक्तिगत क्या हो, वोट कराया जाए, एक व्यक्ति का एक वोट हो, ऐसा। ठीक है, लुई 16 ने अपनी मांग खारिज कर दी। उसने अपनी मांग को क्या कर दी, लुई 16 ने उनकी मांग को खारिज कर दी। जो तीसरे स्टेट के लोग बोल रहे थे ना कि व्यक्तिगत क्या हो, मतदान हो, तो उसको क्या किया, लुई 16 ने खारिज कर दिया, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोग ने बैठक कर सभा से बाहर चले गए। लोगों ने क्या किया, जब लुई 16 ने ना ये तीसरे स्टेट के लोगों की क्या की, बातों को खारिज कर दिया, उनके मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, तीसरे स्टेट के लोग बाहर चले गए सभा से, सभा को बर्खास्त कर दिया। अब 20 जून 1789 को क्या होता है, 1789 को वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं। कौन, तीसरे स्टेट के लोग, एक टेनिस कोर्ट है जो वर्साई में, वहां पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लेते हैं, और खुद से क्या करते हैं, खुद को एक नेशनल असेंबली क्या कर लेते हैं, घोषित करते हैं। कौन, फ्रांस के तीसरे स्टेट के लोग जो विरोध कर रहे थे। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था। अब यहाँ क्या होता, पूरे फ्रांस में क्या हुआ, अफवाहें और महंगाई एकदम गर्म थी, मतलब बहुत ज्यादा थी, और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होते हैं। हिंसक प्रदर्शन का मतलब होता है मार काट। ठीक है, 14 जुलाई 1789 मतलब 1789 को क्रीड
भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया। अब क्या होता है, ये डेट याद कर लेना, 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, एक भीड़ ने क्या किया, बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। जो राजनीतिक कैद थे, राजनीतिक जो नेता थे वो कैद थे, उनको क्या कर लिया, रिहा करवा लिया बास्तिल के किले को तोड़कर। बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। जो राजा हुआ करते थे, जैसे उस समय लुई 16 था, तो निरंकुश शक्तियों का क्या था, बास्तिल का किला एक प्रतीक था, तो उसको क्या कहते हैं, लोगों ने तोड़ दिया। और जो वहां पे राजनीतिक जो कैदी थे उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया गया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुभव करके लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता कर दी थी। अब क्या होता है, विद्रोह राजा प्रजा ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और तीसरे स्टेट के लोगों ने जो टेनिस कोर्ट के अंदर एक असेंबली बनाई थी, कौन सी असेंबली बनाई थी, नेशनल असेंबली बनाई थी, तो उसको क्या कर दिया, राजा ने मान्यता दे दी और अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया। और अब राजा निरंकुश नहीं रहा, अब उसके ऊपर क्या आ गया, संविधान आ गया। ठीक है, तो बास्तिल का किला कब हुआ, 14 जुलाई 1789 को, ये डेट याद कर लेना। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समानती व्यवस्था और उन्मूलन का आदेश पारित किया। अब क्या हुआ, 4 अगस्त को ना जो कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को क्या हुआ, पारित कर दिया गया। अब जानते हैं और इसके डिटेल में। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अब 1791 में क्या हुआ, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र, शासन करने की व्यवस्था जिसके अंदर क्या होता है, संवैधानिक राजतंत्र, मतलब संविधान भी होता है और राजा भी होता है, दोनों होते हैं। संविधान पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। संविधान था, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हो गया। नए संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक, नए संविधान के अनुसार क्या थे, सक्रिय नागरिक कौन था, अब वो बताया सक्रिय नागरिक कौन था नए संविधान के आधार पर। तो पहला जो इसके अंदर बताया गया है, मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला हो। नगरे जो मतदान का अधिकार था वो किसको मिला था, केवल सक्रिय नागरिकों को मिला, जो कि कौन थे, पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका था। मतदान का अधिकार मिला लेकिन सिर्फ पुरुषों को मिला जिनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा हो, और क्या हो, वो कम से कम 3 दिन का क्या कर रहे हो, मजदूरी के बराबर का कर चुकाते हो। मतलब उनकी इनकम अगर मान लो 30 रुपए हैं, तो 2 दिन का मतलब 2 रुपए क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, 2 दिन की मजदूरी का क्या कर रहे हो, कर दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। टैक्स के बेस पे बनाया, एक तो पुरुष कर दिया, ऊपर से 25 वर्ष, ऊपर से टैक्स जो दे रहा है अपनी मजदूरी के 2 दिन के बराबर, 3 दिन के बराबर, उसको क्या करना था, मतदान का अधिकार मिला था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, महिलाओं और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। अब देखो यहाँ पे बताया गया सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक क्या है, ये आपसे अंदर पूछा जाता है। तो सक्रिय नागरिक क्या है, जिनको वोट का अधिकार है, जैसे जिसमें कौन थे, पुरुष थे 25 वर्ष के, जो कम से कम अपने 3 दिन की करते थे मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। और निष्क्रिय नागरिक कौन होते हैं, जो महिला और 25 वर्ष से कम के जितने भी पुरुष हो गए, या वो पुरुष जो 3 वर्ष, तीन क्या है, 3 दिन की अपनी मजदूरी ना चुकाते हो, जिनको मतदान का अधिकार ना, वो क्या है, निष्क्रिय नागरिक है। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित व हस्तांतरित कर दिया गया। अब पहले राजा ही सारे निर्णय लेता था, अब संवैधानिक राजतंत्र है, तो संविधान के द्वारा क्या किया, राजा के जो कार्य शक्तियां थी उसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया उनको। अब 10 अगस्त 1972 को क्या होता है, जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रॉबिस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब 10 अगस्त 1792 में जैकोबिन क्लब है एक, वहां पे क्या होता है, रॉबिस्पियर होता है एक, उसके वो नेता बनता है, उनका नेतृत्व करता है उसका, किसका, जो शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ में विद्रोह हो जाता है। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। पहले संवैधानिक राजतंत्र था, अब क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस क्या हो गया, गणतंत्र घोषित कर दिया गया, और निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया, और जो निर्वाचित असेंबली बनी उसको क्या बोला बोला कन्वेंशन। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे देगी। अब जो राजा था फ्रांस का लुई 16, उसको क्या किया गया, 21 जनवरी 1793 को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। क्यों, तो उस ये आरोप लगा कि वो फ्रांस के खिलाफ क्या कर रहा था, साजिश रच रहा था।
1793 से 1794 के दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया, इसलिए इस काल को आतंक का काल बोलता है। अब जो रॉबेस्पियर थे, जिसने जैकोबिन क्लब में आया, फिर विद्रोह किया था, उसके नेतृत्व में क्या हुआ, 1793 से 1794 तक क्या हुआ, शासन किया गया, जो क्या था, क्रूरतापूर्वक था, इसलिए उसे आतंक का काल भी कहा गया। अब क्वेश्चन आ सकता है आतंक का काल किसे कहा गया, तो आपको आंसर देना होगा 1793 से 1794, जब रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक शासन किया, उसको क्या किया गया, आतंक का काल कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्या होता है, जून 1794 को रॉबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ा दिया। गिलोटिन क्या होती थी, एक मशीन होती थी जिसके अंदर आदमी की गर्दन घुसा के ऊपर से क्या करता था, काट दिया जाता था। गिलोटिन, ये आपकी बुक में छपा भी होगा। गिलोटिन पे क्या कर दिया, चढ़ा के उसको मार दिया गया। गिलोटिन में चढ़ा दिया मतलब उसको मार दिया गया। रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। अब रॉबेस्पियर को क्या कर दिया, गिलोटिन में चढ़ा के मार दिया गया। तो अब जो शासन व्यवस्था थी फ्रांस का, वो किसके पास आ गया, मिडिल क्लास था, जो उसके ऊपरी स्तर के मिडिल क्लास में जो संपन्न लोग थे, जैसे वकील बताया था हमने, अदालती कर्मचारी, ये सब क्या थे, संपन्न वर्ग थे, उनके पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया, जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहा। अब उन्होंने क्या किया, जो मिडल वर्ग था, जो संपन्न मिडल वर्ग था, उन्होंने 5 सदस्य वाली एक क्या की, कार्यपालिका बनाई। और क्या हुआ उनका, लेकिन जो कार्यपालिका टकराव हमेशा विधान परिषद से होता रहा था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया, और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया। क्या कर दिया डायरेक्टरी को खत्म कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। देखो फ्रांस में क्या हुआ, पहले राजतंत्र था, फिर संवैधानिक राजतंत्र आया, फिर गणतंत्र आया, फिर अब यहाँ पे गणतंत्र के बाद क्या हो गया, फिर 1804 में फ्रांस का सम्राट कौन बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट, और वहां पे क्या आ गया, राजतंत्र फिर से आ गया। 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हुई। अब वाटरलू एक जगह का नाम है, वहां पे क्या होगा, 1815 में उसकी हार हो गई, उसे बंदी बना लिया। किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। अब उसको बंदी बना लिया गया। अब आगे समझते क्या हुआ फिर। फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व थे, देखो ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व क्या है, तो फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व क्या है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मतलब भाईचारे, भाईचारे की जो भावना होती है उसको बोलते हैं बंधुत्व, ने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। तो कौन से मूल तत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। अब फ्रांस के जितने भी उपनिवेश थे, वहां से क्या गया, 1848 में क्या गया, दास प्रथा क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, 1946 में जाकर मिला, बताओ 1946 में महिला को मतदान का अधिकार मिला। अब एक नज़र में देखते क्या, ये जो हमें यहाँ पे एक चार्ट बना के दी गई है, इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या बताया, फ्रांसी क्रांति के समय समाज की स्थिति क्या थी। फ्रांसीसी जब क्रांत हो रहा था तो फ्रांस की क्या थी, स्थिति कैसी थी। हमने पढ़ा था फिजूल खर्च की वजह से राजकोष क्या हो गया था, खाली हो गया था। राजा जब लुई 16 राजा कुछ बना तो फिजूल खर्च उससे पहले वाले राजाओं ने किया था, फिजूल खर्च करने से क्या हुआ था, राजकोष खाली था, मतलब सरकारी खजाना था ही नहीं। ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से कर्ज बढ़ा था। अब फ्रांस पे कर्ज कैसे बढ़ गया था, तो अमेरिका के जो लोग थे विद्रोह कर रहे थे, किसका, ब्रिटेन का, तो उनको किसका समर्थन था, फ्रांस का, ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस खड़ा होकर उनको समर्थन दे रहा था। फिर क्या था, जन्म के आधार पर समाज में क्या थे, जन्म के आधार पर क्या थे, विशेष अधिकार थे, किसको, प्रथम और दूसरे वर्ग थे, जो पादरी वर्ग था और कुलीन वर्ग था। जीविका का क्या था, संकट था, उधर महंगाई बढ़ रखी थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी फ्रांस में। ये फ्रांस की स्थिति थी, कब, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। अब फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, आइए अच्छे से जानते हैं। तो सामाजिक कारण, देखो अगर ऐसे ही आप भी करोगे ना तो आपके पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 पॉइंट है और पांचों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना बस। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था, सामाजिक कारण में क्या था, सामाजिक विभाजन, स्टेटों पर विभाजित था, प्रथम दूसरे तीसरे स्टेट में। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त है प्रथम द्वितीय स्टेट को। सामाजिक विभाजन सबसे बड़ा, जिसके अंदर जन्म आधारित क्या थे, विशेष अधिकार थे, तो सामाजिक कारण ये था। राजनीतिक कारण क्या था, कमजोर शासन था, लुई 16 आया तो उसको राजकोष ही नहीं था, लुई 16 की खराब नीतियां, फिजूल खर्च किए गए थे राजाओं ने, तो राजनीतिक कारण क्या थे, बहुत खराब चल रहे थे। आर्थिक कारण क्या थी, राजकोष खाली। अब बताओ
ये राजा है, राजा को राजपाट चलाने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है, राजकोष क्या है, एकदम खाली पड़ा है। बढ़ता कर्ज, कर्ज बढ़ रहा था क्योंकि फ्रांस ने क्या कर दिया था, सपोर्ट कर रहा था वो अमेरिका को ब्रिटेन के खिलाफ जाके। खराब फसल, और उसी वर्ष क्या हो गई थी इनकी फसल, क्या होती फ्रांस की खराब हो गई थी, तो आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। तत्कालीन कारण क्या थे, मतलब उस समय क्या कारण थे, तो 1789 में कर बढ़ाने के प्रस्ताव, तो 1789 में क्या हो गया था, लुई 16 कर बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लेके आया था। स्टेट जनरल की बैठक में स्टेट के आधार पर मतदान, और जो लोगों ने क्या कहता उन्होंने, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या बोलता कि भाई स्टेट के आधार पर वोटिंग मत कराओ, व्यक्तिगत वोटिंग कराओ, तो उसका खिलाफ कर दिया था। तो ये भी एक कारण है जो करंट है। एक तो क्या बोला था करंट में, तत्कालीन कारण में क्या था, एक तो कर बढ़ाने के पश्चात था, ऊपर से वोटिंग का अधिकार भी क्या है, स्टेट के आधार पर था, ये थोड़े ना होता है एक लोगों की बात मानोगे एक स्टेट की और उसकी नहीं मानोगे। फिर क्या था, दार्शनिकों का योगदान, जो दार्शनिक थे मतलब जो देख रहे थे, जो थिंकर्स थे, उनका क्या योगदान है, लोगों पर दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव पड़ा था। दार्शनिकों मतलब देखो, अलग अलग देश से क्या होते हैं, लोग दूसरे दूसरे देश में आते हैं। जब मान लो यहाँ से अमेरिका से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पता चला अच्छा यहाँ पे स्वतंत्रता है, लोगों को समानता का अधिकार है, अच्छा ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे रहते हैं। फिर यहाँ पता चला यार हमारा समाज तो बटा हुआ है, हमारे में तो तीन तीन स्टेट बटे हैं, ये तो कर नहीं देते, अमेरिका में तो सब कर देते। ऐसे क्या होता है, लोग जो अलग अलग स्टेट के आ रहे थे लोग, वो आके यहाँ पे अपने विचार दे रहे थे। अब उनके विचार से क्या होता है, लोग प्रभावित हो रहे थे कि नहीं हमारे में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, लोग जागरूक भी हो रहे थे और दार्शनिकों का योगदान रहा था। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार के अंत की कल्पना, अब उन्होंने देखा कि यार हमारे यहाँ पे तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार है, ऐसा तो और कहीं नहीं है। तो वो क्या होता, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता आ रही थी, जो बाहर से लोग दार्शनिक आ रहे थे उनसे क्या हो रही थी, जानकारी मिल रही थी कि अच्छा ऐसा भी होता है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित शासन का मॉडल की प्रस्तुति, स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व मतलब बंधुत्व पर क्या होता है, शासन का मॉडल रखा था। अब हमारे सामने क्या है, एक फ्रांस का एक चित्र है जिसके अंदर दिखाया गया ये पेरिस है। फ्रांस के क्या क्या डिफरेंट पार्ट दिखाए गए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फिर भी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।